क्लास 9 के कंप्यूटर स्टडीज के टारगेट पेपर के साथ कराची बोर्ड में 2024 में होने वाले पेपर में कंप्यूटर के टारगेट पेपर डिजाइन किया है, आपके सामने पेश कर रहे हैं। 3 सेक्शन आते हैं आपके पास कंप्यूटर के पेपर में। सेक्शन ए में एमसीक्यूज होते हैं, 12 एमसीक्यूज आपको करने होते हैं उसमें। उसके बाद सेक्शन सी होता है, उसमें 12 सवाल आते हैं, उसमें से आपको 8 सवाल करने होते हैं। हर सवाल जो है वो 3 नंबर का होता है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पोर्शन होता है, सेक्शन होता है। इसके अंदर आप 8 सवाल करते हैं, हर सवाल 3 नंबर का होता है। उसका सेक्शन सी होता है जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस का होता है। उसके अंदर आपको 4 सवाल करने होते हैं, 6 सवाल आते हैं, 4 करने होते हैं। और वो जो 4 सवाल है वो हर सवाल 6 मार्क्स का होता है। इसमें से 24 मार्क्स का आपका सेक्शन सी भी होता है, 24 मार्क्स का आपका सेक्शन बी भी होता है, और 12 मार्क्स का आपका सेक्शन ए होता है। यूं आपका जो पेपर है वो टोटल 60 मार्क्स का होता है, जो कि आपका थ्योरी का पेपर होता है कंप्यूटर का। और फिर आपका कंप्यूटर का एक प्रैक्टिकल भी होता है जो कि 15 मार्क्स का होता है, और ये मिला के आपके टोटल 75 मार्क्स बनते हैं कंप्यूटर में। तो 60 मार्क्स का जो थ्योरी का पेपर है उसके लिए आपको हम बता रहे हैं टारगेट आपका पेपर चैप्टर वाइज हम आपको इसमें बताएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देख सकते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से सारे आपको इंपॉर्टेंट बता देंगे, नंबर चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक। उसके बाद फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन बता देंगे। सबसे पहले आपके पास जो जनरेशन का टेबल है वो आपको देखना पड़ेगा। इसमें जो एरा है आपके पास, मेडिकल जो डार्क एज है, मिडिल एज है और मॉडर्न एज है, उसके ईयर्स याद कर लीजिएगा। ये सवाल इस तरह से पेपर में आ सकता है कि आप सिर्फ उसके जनरेशंस के ईयर लिख दीजिए। जनरेशन जो आपके पास है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन 4 जनरेशन, उसके जो स्टार्टिंग और एंडिंग ईयर्स हैं वो कर लीजिएगा, यानी कि एरा ऑफ कंप्यूटर्स और उसकी ड्यूरेशन। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसके अंदर एक सवाल बन रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके 2 इस्तेमाल। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज्यादा यूज हो रही है, जैसे कि आप देख रहे होंगे मेटा एआई और चैटबॉट एआई और चैट जीपीटी, उसके अंदर सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है। लिहाजा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके 2 यूज इसमें इस तरह से याद कर लीजिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर शॉर्ट कोड भी है, डेफिनेशन भी है, अच्छा खासा पैराग्राफ है आपके पास चैप्टर 1 में, वहीं से इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास है कैरियर्स इन एआईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कैरियर्स हैं आपके पास, वो उसमें से कोई से 3 याद कर लीजिएगा। एनी 3 ही आएंगे उसके अंदर, क्योंकि ये याद रहे 3 नंबर का सवाल है तो 3 नंबर की ही चीजें उसके अंदर आएंगी, इस तरह की चीजें नहीं आएंगी। उसके बाद आपके पास इसके अंदर बस और उसकी टाइप्स है, डिफाइंड बस एंड इट्स टाइप्स, ये सवाल उसके अंदर मौजूद है आपके पास चैप्टर 1 में। उसके बाद इसमें इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस के अंदर आपके पास 3 किस्म के इनपुट डिवाइसेस हैं, वो तीनों की डेफिनेशंस याद कर लीजिएगा। इनपुट डिवाइसेस के अंदर जो है वो आपके पास एक है टेक्स्ट एंटरिंग डिवाइसेस, दैट इज कीबोर्ड, और उसके बाद आपके पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, दैट इज माउस, और उसके बाद आपके स्कैन इमेज स्कैनिंग डिवाइसेस हैं, दैट इज स्कैनर वगैरह। वो आप उसमें जो टाइप्स हैं उसकी उसको याद कर लीजिएगा, तीनों टाइप्स को इनपुट डिवाइसेस की। उसके बाद जो ये आपकी किताब के अंदर सवाल है कि आप जब इस्तेमाल कर रहे हैं व्हिच मॉनिटर यू विल सजेस्ट, सीआरटी और एफपीडी एंड व्हाई। ये क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक के एक्सरसाइज में मौजूद है, और ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके अंदर वो रीजन पूछ रहा है आपसे कि कौन सा जो मॉनिटर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सजेस्ट करेंगे उसको करना सीआरटी या एफपीडी। ये आपके पास चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट मैंने शॉर्ट बताया आपको। इसके अलावा इसके अंदर लॉन्ग इंपॉर्टेंट सवाल है, वो फिर हम आपको थोड़ी देर बताएंगे जब लॉन्ग करवाएंगे। अब हम चैप्टर 2 शुरू करते हैं। चैप्टर 2 के अंदर जो है वो आपके पास विंडो की इंस्टॉलेशन के हवाले से चीजें हैं। चैप्टर 2 के अंदर जो आपके पास सवाल हैं उसके अंदर सबसे पहले आप ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से और विंडोज के हवाले से चैप्टर है पूरा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला सवाल तो हमारे पास लॉन्ग में होगा, वो भी हम आपको बताएंगे लॉन्ग पर। इसके अंदर जो आपने विंडोज इंस्टॉलेशन का क्वेश्चन है, विंडोज इंस्टॉलेशन जो है वो उसके स्टेप्स जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आ जाते हैं कि आपने किस तरह से हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप जब इंस्टॉल करना चाहेंगे विंडोज को तो उसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स टू इंस्टॉल एमएस विंडोज 10। एमएस विंडोज 10 के ऊपर है सारा मामला। ये एमएस विंडोज 10 अगर आपने इंस्टॉल करनी हो तो उसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके स्टेप्स भी हैं कुछ। ये स्टेप्स और उसकी रिक्वायरमेंट जो है हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स के स्टेप्स, ये दोनों चीजें आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास है कि एंटीवायरस, डिफाइन एंटीवायरस एंड व्हाई इट इज नेसेसरी टू यूज एंटीवायरस। डिफाइन एंटीवायरस एंड व्हाई इट इज नेसेसरी टू यूज
एंटीवायरस। और इसके अंदर आपके पास जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं एमएस ऑफिस, आप एमएस ऑफिस के अंदर जो 3 इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशंस हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, इसके इस्तेमालात याद कर लीजिएगा। सवाल कुछ इस तरह से बना हुआ है इसके अंदर कि राइट एनी 2 यूजेस ऑफ एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड एमएस पावर पॉइंट। इसके दो इस्तेमाल याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से डिजाइन हुआ है इसका, इसमें देख लीजिएगा आप। अगर आप कोशिश कीजिएगा कि 3 दिन अगर आप कर सकते हैं तो 3 दिन में कर लीजिएगा, तो आपके लिए फाइनल हो जाएगा। कि अगर किसी एक का उसने पूछ लिया आपसे, वो 3 पूछेगा डायरेक्ट। ये आपके पास होगा चैप्टर 2 के शॉर्ट सवाल। उसके बाद चैप्टर 3 जो है उसके अंदर जो है वो आपके पास एक्सेल के हवाले से काम है सारा। एक्सेल और वर्ड में जो काम आप कर रहे हैं, वर्ड में एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में जो काम आप कर रहे हैं उसके हवाले से काम है सारा। तो सवाल भी उसी हिसाब से होंगे, वर्ड के हिसाब से और वर्ड के हिसाब से और एक्सेल के हिसाब से जो आप काम उसमें कर रहे हैं उसके हिसाब से होगा। सबसे पहला सवाल जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो है व्हाई वी यूज अरेंज ग्रुप इन पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब जो आता है आपका, उसके अंदर जो अरेंज करते हैं ग्रुप को, वो हम क्यों यूज करते हैं। इसका थ्योरेटिकल आंसर आपके पास लिखा हुआ होगा, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद एमएस एक्सेल का सवाल है कि सबसे पहले तो इसने कहा है कि राइट इंपॉर्टेंस ऑफ एमएस एक्सेल। इसमें आप 3 पॉइंट्स की एक इंपॉर्टेंस याद कर लीजिएगा एक्सेल की। ये अलग से भी सवाल बन सकता है और सवाल के साथ अटैच भी हो सकता है। इसमें से आप 3 पॉइंट्स एक्सेल की इंपॉर्टेंस के 3 पॉइंट्स याद कर लीजिए। और फिर उसके बाद इसके अंदर सवाल एक और लिखा हुआ है कि स्टेप्स बताइए अगर आपने एमएस एक्सेल के अंदर 2 सेल्स को या 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना, 2 नंबर्स जो 2 अलग अलग सेल्स में लिखे हुए हो, अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो फिर आप स्टेप्स उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होंगे, वो स्टेप्स कितने हैं, 3-4 स्टेप्स आए होंगे, वो आपने लिखने हैं उसके अंदर। ये सवाल इस तरह से आ सकता है आपके पेपर में। उसके बाद ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स हम यूज करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं वर्ड के अंदर ऐसे करते हैं, उसमें आप देखते हैं कि हम वाटर मार्क लगाते हैं बहुत सारे लोग। तो सवाल इसमें ये है कि व्हाई वी यूज वाटर मार्क इन डॉक्यूमेंट्स। इंपॉर्टेंस भी हो सकती है इसके अंदर। अल्फाज जो है इसके बड़े इंपॉर्टेंट है कि अल्फाज पेपर में क्या यूज करेगा। जैसे जो मैंने अल्फाज यूज किया आपके सामने, मैंने यूज किए व्हाई वी यूज वाटर मार्क इन आवर डॉक्यूमेंट्स। मैंने कहा व्हाई वी यूज वाटर मार्क इन डॉक्यूमेंट्स। सवाल इस तरह से हो सकता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर मार्क इन डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें देख लीजिएगा कि वाटर मार्क के हवाले से जो भी सवाल आपके पास आएगा उसके अंदर आपको उसके अल्फाज नोट डाउन कर लीजिएगा, अल्फाज में क्या यूज हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट जब बनाते हैं तो उसमें मार्जिन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अगला सवाल इस तरह है कि हाउ वी कैन अप्लाई मार्जिन्स इन द डॉक्यूमेंट्स। जो मार्जिन सेट करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर किस तरह सेट करते हैं, ये भी सवाल है। उसके बाद हम एक्सेल की तरफ आते हैं, डिफाइन सॉर्टिंग इन एमएस एक्सेल। ये आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, ये आपके पास डेफिनेशन लिखी होनी चाहिए। सॉर्टिंग जब हम करते हैं, डाटा को अरेंज करते हैं हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, वो किस तरह से करते हैं। सवाल ये है कि डिफाइन सॉर्टिंग इन एमएस एक्सेल, ठीक है जी। उसके बाद वर्ड प्रोसेसर की बात है, दैट इज एमएस वर्ड एंड इट्स यूजेस, वर्ड प्रोसेसर एंड इट्स 3 यूजेस। सवाल है डिफाइन वर्ड प्रोसेसर एंड इट्स 3 यूजेस। आपने डिफाइन करना है वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, किस तरह से करता है काम, क्या काम करता है, और उसके 3 यूजेस आपने लिखने एंड उसके 3 यूजेस क्या क्या है। और उसके बाद इसी तरह से आपकी जो स्प्रेडशीट है, दैट इज आप एक्सेल के अंदर जो शीट बनाते हैं उसको आपको पता होगा आप स्प्रेडशीट कहते हैं, उसके 3 यूजेस। राइट डाउन 3 यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंदर जो आप स्प्रेडशीट बनाते हैं उसके 3 यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। ये आपका चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट सवाल थे, सारे शॉर्ट सवाल इंपॉर्टेंट चैप्टर 3 के। अब चैप्टर 4 की तरफ आते हैं। चैप्टर 4 के अंदर जो है वो हमारे पास कुछ टेक्निकल चीजें थी, बिट रेट और बॉड रेट के हवाले से। उसके अंदर हम देखेंगे किस तरह से हम नेटवर्किंग के हवाले से कुछ चैप्टर है, तो हम इसके अंदर उसी हवाले से सवाल देखेंगे। सवाल सबसे पहला ये है, डिफाइन बिट रेट एंड बॉड रेट। अच्छा, ये डिफाइन के साथ साथ इसके अंदर इसका डिफरेंस भी याद कर लीजिएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन बिट रेट एंड बॉड रेट। ये डिफरेंशिएट मैंने आखिर में आपको बताएंगे सारे, इसी इंपॉर्टेंट के अंदर आखिर में इसको डिफरेंशिएट सारे निकाले हुए हैं, उसमें बिट रेट एंड बॉड रेट डेफिनेटली होगा। लेकिन जब आप डिफाइन करेंगे इसको तो आप डिफरेंशिएट भी याद कर लीजिएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन बिट रेट एंड बॉड रेट। उसके बाद डिफाइन ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट्स। जब आप ट्रांसमिशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसमिट होता है तो उसके इंपेयरमेंट्स क्या होते हैं और उसके कॉजेस एंड इट्स कॉजेस। डिफाइन ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट्स एंड इट्स कॉजेस, ये अगला सवाल है इसके अंदर इंपॉर्टेंट। और आखिर में इसमें जो सवाल बनता है वो मॉडेम के हवाले से, यानी कि जब हम ट्रांसमिशन करते हैं डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तो मॉडेम का इस्तेमाल करते हैं। तो डिफाइन मॉडेम एंड इट्स टाइप्स, डिफाइन मॉडेम एंड इट्स टाइप्स, डिफाइन मॉडेम एंड इट्स टाइप्स, ये अगला सवाल है। ये चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट सवाल का याद रहे कि आपके बुक के अंदर 7 चैप्टर हैं। चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट सवाल ये होगा आपके पास। उसके बाद चैप्टर 5 जो है वो आ जाएगा आपके पास। चैप्टर 5 जो है वो डेटा और इंफॉर्मेशन के हवाले से कुछ चीजें हैं।
कुछ चीजें इसमें साइबर क्राइम के हवाले से हैं, कुछ चीजें इसमें एथिकल वैल्यूज के हवाले से हैं, तो वो हम आपको बताते हैं क्या क्या इसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं। सबसे पहले, व्हाई इज इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट? इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट क्यों है? कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, या जो कंप्यूटर से आप इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं या कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसमें एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट क्यों है? ये बहुत ये सवाल है आपके पास, इसका रीजन है आपको बताना है कि क्यों इंपॉर्टेंट होती है। उसके साथ एक और सवाल है इंपॉर्टेंस के हवाले से ही, रीजन के हवाले से ही, कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई कंप्यूटर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट? आपके जो कंप्यूटर के अंदर डाटा है उसकी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके आपको कम से कम 3 रीजन देने हैं। इसके ऊपर डिटेल में बात हुई है इस चैप्टर के अंदर, इसके ऊपर सिक्योरिटी रीजंस के ऊपर, कि कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है, जो ट्रांसफर हो रहा है, जो ट्रांसमिशन चल रही है, उसको किस तरह से सिक्योर करना है, किस तरह से सिक्योर किया जा सकता है, क्योंकि हैकर्स और किस तरह से इसको हैक कर सकते हैं, वो तमाम चीजें जो हैं वो देखना पड़ेगा हमें। कि इसके अंदर जो रीजन आपको देने होंगे, 3 रीजन देने होंगे कि डिफाइन व्हाई कंप्यूटर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट, गिव एनी 3 रीजंस। उसके बाद साइबर क्राइम के हवाले से बात है, डिफाइन साइबर क्राइम। साइबर क्राइम को डिफाइन करना है, और इसके अंदर जब आप साइबर क्राइम की बात करेंगे तो आपको हो सकता है कि डिफाइन साइबर क्राइम की जगह डायरेक्ट क्या देगा, डिफाइन हैकर्स एंड क्रैकर्स। हैकर्स एंड क्रैकर्स ही साइबर क्राइम बेसिकली कमिट करते हैं। तो हो सकता है कि वो सवाल को इस तरह से ना दें डिफाइन साइबर क्राइम की तरह से, बल्कि कह दें कि डिफाइन हैकर्स एंड क्रैकर्स। ये आपने इसके बारे में कोई 4-5 लाइनें इसके ऊपर लिखनी है, 3 नंबर का सवाल होगा ये, तो उसके अंदर पूरी बात उसके ऊपर करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद सवाल है व्हाट इज एथिकल हैकिंग? हैकर के ऊपर सवाल जाएंगे कि एथिकल हैकिंग क्या होती है, उस पर भी 3-4 लाइनें इसके अंदर लिखी हुई है बड़ी अच्छी से, उसमें से आप याद कर लीजिएगा और लीजिएगा। उसके बाद वायरस के हवाले से बात होगी, हाउ वायरसेस स्प्रेड, हाउ वायरसेस स्प्रेड, हाउ वायरसेस स्प्रेड एंड डिफाइन एनी 3 वेज ऑफ स्प्रेडिंग वायरस। ये जो वायरस स्प्रेड होते हैं, इसके 3 जो तरीकेकार हैं वो आपने बताने हैं, और कैसे ये स्प्रेड होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे फैलते हैं वायरस, ये आपको बताना है। ये भी इसी के अंदर मामला है कि किस तरह से उसके अंदर वायरस करते हैं। उसके बाद आपके पास है डिफाइन प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म जो है उसको आप आपने डिफाइन करना है, ये क्या चीज होती है और कैसे होती है और कहां पर इस्तेमाल होती है, या क्या इसका नुकसान इसका क्या हो सकता है। आपने इसकी डेफिनेशन दे दी है, 3 से 4 लाइनों की डेफिनेशन होनी चाहिए। ये आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपके पास चैप्टर 6 शुरू हो रहा है। चैप्टर 6 जो है उसके अंदर आपके पास HTML के हवाले से चीजें हैं। HTML के हवाले से जो चीजें हैं, तो जाहिर है कि इसमें सवाल भी सारे नेट के हवाले से या वेब डेवलपमेंट के हवाले से होंगे। सबसे पहले आपने डिफाइन करना है इसमें www। आप देखते होंगे जो आपके पास वेबसाइट्स होती हैं उसके अंदर www लिखा होता है, तो सबसे पहले इसका आपको एब्रिविएशन पता होना चाहिए कि www किस चीज का एब्रिविएशन है, वर्ल्ड वाइड वेब ये होता है, लेकिन इसको आपने डिफाइन करना है। और राइट इट्स कंपोनेंट, सवाल पूरा बन रहा है डिफाइन www एंड राइट इट्स कंपोनेंट्स, जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो आपको बताने हैं www ये, और उसको डिफाइन करना है। ये सवाल हो गया है। दूसरा सवाल जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग टैग्स ऑफ HTML। HTML में कुछ टैग्स होते हैं, उनको आपने डिस्क्राइब करना है। इसमें 3 टैग्स उसमें बताए गए, उसने फॉन्ट, सेंटर और हेड। फॉन्ट, सेंटर और हेड, ये 3 टैग्स बताए हुए हैं HTML के, और इन 3 टैग्स को जो है वो आपने डिस्क्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग टैग्स ऑफ HTML, ये हो जाएगा आपके पास फॉन्ट, सेंटर और हेड। फॉन्ट, सेंटर और हेड, ये 3 टैग्स हैं HTML के जिनको आपने डिस्क्राइब करना है। के बाद जब आप वेब पेज डिजाइन कर रहे होते हैं तो फ्रेमिंग आती है, एक चीज फ्रेमिंग, तो आपने डिफाइन करना है डिफाइन फ्रेम्स, और उसके एट्रीब्यूट्स बताने हैं आपको। डिफाइन फ्रेम्स, write any 3 attributes of it. Define frames and write any 3 attributes of it. Define frames, write any 3 attributes of it. उसके बाद HTML के हवाले से सवाल है कि how are images displayed in HTML? How are images displayed in HTML? How are images displayed in HTML? ये सवाल हो गया है। अगला सवाल define HTML language. HTML लैंग्वेज को डिफाइन करना है आपने, ये 4-5 लाइनों की डेफिनेशन है, इसके ऊपर अच्छे तरीके से आप लिखिएगा। इसी तरह से आपके पास एक और होता है हाइपरलिंक्स, उसको भी डिफाइन करना है आपने, ये भी अलग से सवाल है, 3 नंबर का सवाल हो सकता है अलग से। डिफाइन HTML लैंग्वेज, एक सवाल ये हो गया, और डिफाइन हाइपरलिंक्स अगला सवाल ये हो गया। ये आपका चैप्टर 6 कंप्लीट हुआ। चैप्टर 7 के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स टारगेट पेपर में शामिल है कंप्यूटर साइंस के, उसमें
ये चैप्टर जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से है। तो इसके अंदर जो 3 सवाल हैं, 3 शॉर्ट सवाल इसमें इंपॉर्टेंट है, वो उसमें राइट 3 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। राइट 3 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS के इस्तेमाल पे 3 उसके आपने एडवांटेजेस या बेनिफिट्स या मेरिट्स जो भी आप इसमें तो इस्तेमाल कर ले। बेनिफिट्स की जगह मेरिट्स भी आ सकता है और एडवांटेजेस भी आ सकता है। उसके बाद डिफरेंस है इसके अंदर DBMS और फ्लैट फाइल सिस्टम का। FFS और DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और फ्लैट फाइल सिस्टम का डिफरेंस याद कीजिएगा। 3 पॉइंट का डिफरेंस याद कीजिएगा और इसके अंदर याद रहे कि जो भी आपके पास डिफरेंस आ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, वो 3 पॉइंट्स के डिफरेंस याद कीजिएगा। और डिफरेंस हमेशा कॉलम्स की शक्ल में लिखिएगा, एक कॉलम बना के एक साइड पे एक चीज के बारे में, दूसरी साइड पे दूसरी चीज के बारे में। तो यहाँ पर जो सवाल आपके पास नेक्स्ट वो है राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड फ्लैट फाइल सिस्टम। और आखिरी सवाल जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर आखिरी इंपॉर्टेंट सवाल है राइट 3 यूजेस ऑफ डेटाबेस। राइट 3 यूजेस ऑफ डेटाबेस, ये लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन बी का। उसके बाद हम सेक्शन सी की तरफ जाते हैं। सेक्शन सी में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। याद रखें सेक्शन सी में आपके पास 6 सवाल आते हैं जिनमें से आपको 4 सवाल करने होते हैं। 6 सवाल आते हैं जिसमें से आपको 4 सवाल करने होते हैं। और ये जो 6 सवाल आते हैं, जो 4 सवाल करने होते हैं, इसमें से हर सवाल 6 नंबर का होता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो 6 मार्क्स के लिए जो भी चीज पूछी जाएगी ना उसका मुकम्मल जवाब दीजिए। ये परेशान ना होइएगा कि यार इसका आंसर लंबा है, इसका आंसर छोटा है, तो 6 नंबर के लिए कितना लिखें। बात सिर्फ इतनी सी है कि जितना सवाल जो सवाल पूछा जाएगा उसका जितना आंसर है, चाहे वो आंसर 1 पेज का हो या जो आंसर 6 पेज का हो, वो आंसर आपको कंप्लीट करना होगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में हमेशा याद में रखिएगा कि आंसर आपको मुकम्मल लिखना है। ये ना सोचिएगा कि छोटा है कि बड़ा है। यहाँ पर फर्क ये होता है कि जब आप कर रहे होते हैं काम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर, तो वहां पर आपकी कोशिश हो जाएगी कि आप 4-5 टाइम से ज्यादा का आंसर ना लिखें, जो भी बात है उसको मुख्तसर तरीन करके लिखें। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए, जो बात उसने पूछी है, जो सवाल में से चीज पूछी गई है उसका आंसर मुकम्मल तौर पे लिखिए। तो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसके अंदर मैंने आपको बताया जनरेशन और टेबल ऑफ जनरेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। जनरेशन टेबल, ये टेबल आपके पास आपके बुक के अंदर ही बना हुआ है और इसके अलावा भी जो है मुख्तलिफ नोट्स के अंदर आपको जनरेशन टेबल नजर आएगा। जनरेशन टेबल जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विद जनरेशन टेबल ये याद कर लीजिए। उसके बाद कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन है इसके अंदर 3-4 किस्म की। उसके अंदर एक जो है वो बाय साइज है। साइज वाला जो है वो इंपॉर्टेंट होता है लॉग के अंदर हमेशा। साइज बाय साइज जो है वो हमारे पास 4 कैटेगरी बनती है, 4 क्लासिफिकेशन बनती है कंप्यूटर की। दैट इज सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। ये इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत ज्यादा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ये इंपॉर्टेंट सवाल है लॉन्ग में। उसके बाद आपके पास जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो आउटपुट डिवाइसेस का है। आउटपुट डिवाइसेस की जगह आपके पास प्रिंटर्स आएगा और प्रिंटर्स की टाइप्स हैं। प्रिंटर्स की टाइप्स क्योंकि बहुत ज्यादा होती हैं तो इसलिए यहाँ पर हमने उसको इंपॉर्टेंट सवाल में बताया हुआ है कि आउटपुट डिवाइसेस डिफाइन प्रिंटर्स एंड इट्स टाइप्स। अब प्रिंटर्स की टाइप्स है उसमें बुनियादी तौर पे डॉट मैट्रिक्स होता है, इंपैक्ट होता है, नॉन इंपैक्ट होता है। और फिर इंपैक्ट के अंदर डॉट मैट्रिक्स होता है और डेसिमल होता है। और नॉन इंपैक्ट के अंदर फिर आपके पास इंकजेट होता है, लेजर होता है। इस तरह से आप सारा उसको डिफाइन करेंगे। और आखिरी क्वेश्चन जो है वो सॉफ्टवेयर की टाइप्स का है, डिफाइन सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। अब सॉफ्टवेयर की टाइप्स के अंदर जो है वो आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आ सकता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आ सकता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर मजीद और सॉफ्टवेयर आ सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर आ सकते हैं। ये पूरा एक डिटेल क्वेश्चन बनता है और बड़ा अच्छा सा सवाल होता है इसके अंदर, बहुत डिटेल होती है। तो इसके अंदर डिफाइन सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स, और इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप्स होती है वो भी इसके अंदर आ सकती है। जितने भी आप डिटेल लिखना चाहें इसको आप उसकी डिटेल में लिखें। ये क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 हो गया आपका। उसमें 4 में आपको लॉन्ग सर होता है। उसके चैप्टर नंबर 2 में जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्तलिफ टाइप्स उसने बनाई हुई है और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस बताए हुए। तो इसके अंदर सवाल जो है वो थोड़ा सा ज्यादा लेंथी सवाल पूछ सकता है कभी कभी। या तो ऑपरेशन सिस्टम पूछ लेगा और उसके 5 फंक्शंस आपसे पूछेगा, या फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा और आपसे उसके टाइप्स पूछेगा, या फिर वो 2 चीजें पूछ सकता है आपसे। यानी कि सवाल बन सकता है कि ऑपरेटिंग डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम and writes its any 5 function, या define operating system and its types। उसकी जो टाइप्स हैं वो तमाम हम डिफाइन कीजिए और उसकी जो 4 टाइप्स हैं वो 4 टाइप्स डिफाइन करनी पड़ेंगी आपको विद डायग्राम्स।
दैट इज जो उसके डिटेल्स सारे मौजूद हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके फंक्शंस भी याद कीजिए और उसकी टाइप्स भी याद कीजिए, ये लॉन्ग सवाल यहाँ से बन सकता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में कोई लॉन्ग सवाल नहीं होता क्योंकि उसके अंदर वैसे वर्किंग के सवाल होते हैं, उसके अंदर सारे प्रैक्टिकल वर्किंग के सारे सवाल होते हैं उसके अंदर सारे। चैप्टर नंबर 4 में जो है जैसे कि आपको पता है कि नेटवर्किंग का चैप्टर है ये, तो उसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं हमेशा से। लॉन्ग सवाल के अंदर एक टोपोलॉजी वाला वो सवाल जरूर आता है पेपर के अंदर, और एक टाइप्स ऑफ नेटवर्क वाला सवाल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें सबसे पहला सवाल बन रहा है डिस्क्राइब ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम को आप डिस्क्राइब कीजिए और उसकी टाइप्स बताइए, गाइडेड और अनगाइडेड दोनों। और ये डिटेल सवाल है, सवाल जो है ट्रांसमिशन मीडियम, डिस्क्राइब ट्रांसमिशन मीडियम एंड इट्स टाइप्स, गाइडेड एंड अनगाइडेड दोनों इन डिटेल्स, ठीक है जी। उसके बाद डिफाइन नेटवर्किंग एंड इट्स टाइप्स। अब नेटवर्किंग एंड इट्स टाइप्स की मैं बात करूंगा तो इसके अंदर टाइप्स के अंदर डिफाइन नेटवर्किंग एंड इट्स टाइप्स के अंदर फिर लैन मैन वैन ये तीनों वाले, लैन मैन वैन तीनों आपके पास आ जाएंगे इसके अंदर। डिफाइन नेटवर्किंग एंड इट्स टाइप्स, लैन वैन एंड मैन। उसके बाद डिफाइन टोपोलॉजी, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज इन डिटेल। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स के अंदर जो आपके पास तीनों है नेटवर्क टोपोलॉजीज, दैट इज बस, रिंग और स्टार, वो तीनों आपके पास इसके अंदर शामिल रहेंगी। वो तीनों आप करेंगे डिस्क्राइब विद डायग्राम्स करेंगे, उसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है टोपोलॉजी जब भी आप डिस्क्राइब कर रहे होंगे, बगैर डायग्राम के डिस्क्राइब ना कीजिएगा, पहले डायग्राम बनाइएगा फिर उसके बाद उसको डिस्क्राइब कीजिएगा। टोपोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट बात है। तो डिफाइन टोपोलॉजीज, टोपोलॉजी एंड डिस्क्राइब डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज दैट इज स्टार, रिंग एंड बस टोपोलॉजी। ये क्वेश्चन आपके पास होगा चैप्टर 4 के। उसके बाद चैप्टर 5 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 के अंदर जो है वो अगेन साइबर क्राइम के हवाले से कुछ बातें हैं, उसके अंदर हैकिंग के हवाले से कुछ बातें हैं। तो डिफाइन कंप्यूटर क्राइम एंड इट्स टाइप्स, ये एक लंबा सवाल जाएगा। आपको याद होगा कि हमने शॉर्ट के अंदर आप देख सकते हैं, शॉर्ट के अंदर आपको हमने डिफाइन सिर्फ करने को कहा है साइबर क्राइम, हैकर्स एंड क्रैकर्स। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि साइबर क्राइम को आप डिफाइन कीजिए और उसकी तमाम टाइप्स, उसकी जो 4, 5, 6 टाइप्स हैं उस तमाम के तमाम टाइप्स जो है वो आप डिफाइन कीजिए। इसी तरह से मालवेयर होता है, डिफाइन मालवेयर एंड इट्स टाइप्स, इसके अंदर भी सारे एक्सप्लेन करें उसकी ऑल टाइप्स को। डिफाइन मालवेयर, एक्सप्लेन ऑल इट्स टाइप्स, इस बात जाएगा डिफाइन मालवेयर एंड एक्सप्लेन ऑल इट्स टाइप्स। उसके बाद एंटीवायरस के बाद आ जाएगी डिफाइन एंटीवायरस, एक्सप्लेन एनी 3 एंटीवायरसेस। यहाँ पर उसने 3 को कह दिया है एक्सप्लेन करने को, आप इसमें 4, 5 याद करिएगा, जो भी एंटीवायरस आप जितने भी यूज कर सकते हैं या आपके पास हो सकता है वो तमाम याद कर लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन जो है वो इसका हिस्सा समझ जाएगा कि डिफाइन एंटीवायरस, एक्सप्लेन एनी 3 एंटीवायरसेस। और आखिर में जो है इसके अंदर एक चीज आपने वहां पर स्टडी की होगी, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, इसको भी डिफाइन करना है। डिफाइन ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म एंड इट्स टाइप, एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप्स, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, जो भी आप करें। ये भी एक लॉन्ग सवाल है, इसके अंदर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म की जितनी भी टाइप्स है वो तमाम टाइप्स भी आपको डिस्क्राइब करनी है। ये चैप्टर 5 के 4 इंपॉर्टेंट सवाल है लॉन्ग, इसमें से इंशाल्लाह एक सवाल तो जरूर पेपर में आएगा और ये आप याद कीजिए इंशाल्लाह, तो आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से आएगा। आखिरी चैप्टर रहेगा हमारे पास चैप्टर नंबर 7। अगेन 6 के अंदर HTML की कहानी है। तो HTML के अंदर से लॉन्ग सवाल नहीं बनता है, उसमें शॉर्ट सवाल बनते हैं और प्रैक्टिकल का ज्यादा काम है उसके अंदर। चैप्टर 7 के अंदर आपके पास DBMS का सवाल बनता है। ये लॉन्ग सवाल है लेकिन ये वाई का सवाल है, रीजंस का, इसमें आपको रीजंस पॉइंट्स भी देने पड़ेंगे। इसमें पॉइंट्स में आपको कम से कम 6 पॉइंट्स का रीजन तो आप लिखेंगे, ज्यादा भी लिख सकते हैं आप, लेकिन कम से कम 6 पॉइंट्स आप लिखेंगे। व्हाई इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रेफर्ड ओवर फ्लैट फ्लाई सिस्टम। आपको याद होगा कि हमने ऊपर आपको डिफरेंस बताया है कि डिफरेंशिएट कीजिए, 3 डिफरेंसेस लिखिए DBMS के और फ्लैट फ्लाई सिस्टम के। यहां पर ये कह रहा है कि व्हाई, हम क्यों प्रेफर करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को फ्लैट फ्लाई सिस्टम के ऊपर। इसके आप रीजन लिखने पड़ेंगे, इसके रीजंस जितने भी लिख सकते हैं आप कम है, मतलब 10-12 रीजन, जो 8-10 रीजन जितने भी है, कम से कम 6 रीजन तो आप लिखेंगे और इस रीजंस को आप पॉइंट के शेप में लिखेंगे तो आपको नंबर जाएगा डेफिनेटली ज्यादा मिलेंगे। उसके बाद जो आपके पास AR डायग्राम है, AR डायग्राम की कंपोनेंट जो है उसको ड्रॉ भी करना और डिफाइन करना। ड्रॉ एंड डिफाइन द कंपोनेंट्स ऑफ AR डायग्राम। AR डायग्राम के जो आपके पास कंपोनेंट्स हैं उनको आप ड्रॉ भी कीजिए और डिफाइन भी कीजिए। सवाल अगेन पढ़ लेता हूं आपके दिए में, ड्रॉ एंड डिफाइन द कंपोनेंट्स ऑफ AR डायग्राम। AR डायग्राम के कंपोनेंट्स को डिफाइन भी कीजिए और ड्रॉ भी कीजिए। ये आपका लॉन्ग सवाल हो गया क्वेश्चन चैप्टर 7 से। ये 2 लॉन्ग सवाल है। अगेन इसके अंदर
काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोनों, इसमें दोनों में से कोई भी एक सवाल आ सकता है। आखिर में जो है वो हमने अपने टारगेट पेपर के अंदर कुछ डिफरेंसेस अलग से लिख दिए हैं। ये डिफरेंसेस हम वहां शॉर्ट में दे सकते थे आपको, लेकिन हमने डिफरेंसेस देखिए लिख दिए सारे। इसमें ये सवाल चूंकि आपके पास सवाल के अलावा डिफरेंस के अलावा भी सवाल आया हुआ है, इसलिए मैंने इसमें कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसको अलग से लिख दिया है कि जब ये डिफरेंशिएट पूछा जाएगा लॉन्ग में या शॉर्ट में, तो आपने इसको अगर लॉन्ग में पूछा जाएगा तो 6 पॉइंट लिखने हैं, अगर शॉर्ट पूछा जाएगा तो आपको उसमें 3 पॉइंट लिखने हैं। तो सबसे पहले जो इसमें डिफरेंस करना है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डिफरेंस है। याद रहे कि हमने आपको ये लॉन्ग में सवाल दिया हुआ है कि आपने ऑपरेटिंग से आपने सॉफ्टवेयर को डिफाइन करना है और उसकी टाइप्स को डिस्क्राइब करना है, तो उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्शन में आएगा, यहाँ पर इसकी जो है वो डिफरेंस में आएगा। तो ये 7 चीजें हैं जिनके हमने आपको डिफरेंस बताए हुए हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एनालॉग एंड डिजिटल, CLI एंड GUI, ये इंटरफेस की बात है, CLI इंटरफेस, CL इंटरफेस और GUI इंटरफेस, लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, रैम एंड रॉम, और एक और है 8वां कंपाइलर एंड असेंबलर। ये कंपाइलर असेंबलर जो है वो आपके पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के अंदर आते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के अंदर कंपाइलर और असेंबलर आपके पास आता है। इसका फिर बताना है, ये 8 डिफरेंसेस हैं जो मैंने आपके सामने पढ़े। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर, CLI दैट इज CL इंटरफेस एंड GUI इंटरफेस, लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, रैम एंड रॉम एंड कंपाइलर एंड असेंबलर। ये डिफरेंसेस आप तीन डिफरेंसेस याद कर लीजिए। ये तो मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया पूरा पेपर, टारगेट पेपर है हमारा कंप्यूटर साइंस का। इंशाल्लाह आप उसको याद कीजिए और इन्हीं में से पेपर इंशाल्लाह बनेगा। ये टारगेट पेपर हमारे यहाँ पर एंड होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा तो वहां पर आपको ये टारगेट पेपर अवेलेबल होगा।